जब आप कैलेंडर देखते हैं तो कुछ तारीखें सिर्फ नंबर्स होती हैं, लेकिन 22 सितंबर 1980 सिर्फ एक नंबर नहीं है। यह एक ऐसी तारीख है जो खून और यादों में बस गई है। इस दिन अपने महत्वाकांक्षी लीडर सद्दाम हुसैन के अंडर इराक ने अपने पड़ोसी ईरान पर पूरी तरह से हमला कर दिया। यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। यह कई सालों से चल रहे तनाव का नतीजा था, जिसमें बॉर्डर डिस्प्यूट, पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा और आइडियोलॉजिकल राइवलरी का एक खतरनाक मिक्स था। दशकों से दोनों देश शत्त अल अरब वाटरवे पर बहस कर रहे थे, जो पर्शियन गल्फ में खुलने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल था। इराक के लिए यह समुद्र तक पहुंचने का उसका इकलौता बड़ा रास्ता था, उसके ओनियल एक्सपोर्ट्स के लिए एक लाइफलाइन। ईरान के लिए यह एक शेयर किया गया बॉर्डर था, सॉवरेंटी का एक सिंबल। यह विवाद हमेशा से फ्रिक्शन का एक सोर्स रहा है, एक ऐसा घाव जो कभी पूरी तरह से नहीं भरा। लेकिन यह जंग सिर्फ एक नदी के बारे में नहीं थी। 1979 में हमले से एक साल पहले ईरान में एक बहुत बड़ा बदलाव आया था। अयातुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी के अंडर ईरानियन रिवॉल्यूशन ने शाह को हटा दिया था और एक इस्लामिक रिपब्लिक बनाया था। यह नई सरकार वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ थी और बहुत ज्यादा धार्मिक थी, जो सद्दाम हुसैन की सेक्युलर अरब नेशनलिस्ट बाथ पार्टी से बिल्कुल अलग थी। सद्दाम ने इस रिवॉल्यूशन को एक सीधा खतरा माना। उसे डर था कि खुमैनी की शिया इस्लामिक आइडियोलॉजी इराक की अपनी शिया पॉपुलेशन को उसकी सुन्नी डोमिनेटेड सरकार के खिलाफ उठने के लिए इंस्पायर करेगी। उसने इस खतरे को कुचलने का और खुद को अरब दुनिया का अनडिस्प्यूटेड लीडर बनाने का एक मौका देखा। उसे लगा कि ईरान, जो अपनी हाल की रिवॉल्यूशन से कमजोर हो गया था, एक आसान टारगेट होगा। हमला एक बड़े हवाई हमले से शुरू हुआ। इराकी जेट्स ने ईरानियन एयरफील्ड्स पर बमबारी की, इस उम्मीद में कि ईरान की एयरफोर्स को एक ही डिसाइसिव ब्लो में खत्म कर दिया जाएगा, जैसा कि इजराइल ने 1967 के 6 डे वॉर में किया था। हवाई हमलों के बाद इराकी जमीनी फोर्सेस बॉर्डर पार करके ईरान के तेल रिच खुजेस्तान प्रोविंस में घुस गईं। सद्दाम का प्लान सिंपल था, एक तेज शार्प वॉर। उसे एक तेजी से जीत की उम्मीद थी, यह मानते हुए कि ईरानियन लोग नई अव्यवस्थित रेवोल्यूशनकारी सरकार के पीछे नहीं आएंगे। उसे लगा कि खुजेस्तान में अरब माइनॉरिटी उसे एक लिबरेटर के रूप में वेलकम करेगी। लेकिन हिस्ट्री शायद ही कभी महत्वाकांक्षी लोगों के प्लान्स को फॉलो करती है। हमले से तुरंत हार नहीं हुई, बल्कि इसने पूरे ईरान में नेशनलिज्म और धार्मिक उत्साह की आग लगा दी। शुरुआती कैलकुलेशंस बहुत गलत निकली। ईरानियन रेजीम कमजोर होने की बजाय उसने हमले का इस्तेमाल अपनी पावर को मजबूत करने के लिए किया। अयातुल्ला खुमैनी ने इस जंग को एक सेक्रेट डिफेंस, एक हमलावर के खिलाफ जिहाद घोषित किया। लाखों ईरानियन रेगुलर सोल्जर्स से लेकर बसीज मिलिशिया के यंग एंट्रेंट वॉलंटियर्स तक अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए मोबिलाइज किए गए। इराक की उम्मीद की गई तेजी से जीत गायब हो गई। यह जंग, जिसे कुछ हफ्तों तक चलने वाला था, एक क्रूर, थका देने वाले कॉन्फ्लिक्ट में बदल गई। लड़ाई की लाइनें मजबूत हो गईं और दोनों पक्ष एक लंबी दर्दनाक एट्रिशन वॉर के लिए तैयार हो गए, जो एक जनरेशन को खत्म कर देगी और आने वाले दशकों तक मिडिल ईस्ट के पॉलिटिकल लैंडस्केप को फिर से डिफाइन करेगी। यह एक ऐसी जंग बन गई जो स्ट्रेटेजी की नहीं, बल्कि सिर्फ इच्छा शक्ति और बहुत बड़े ह्यूमन सैक्रिफाइस की थी। ईरान इराक युद्ध तेजी से ऐसे युद्ध में बदल गया जिसे दुनिया ने सोचा था कि उसने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्लैंडर्स के मैदानों में छोड़ दिया था। फ्रंट लाइनें सैकड़ों किलोमीटर तक फैली हुई थीं, खाइयों, कांटेदार तारों और बारूदी सुरंगों का एक वीरान लैंडस्केप। तरक्की किलोमीटर में नहीं, मीटरों में मापी जाती थी और जमीन के हर इंच के लिए खून का समंदर बहाया गया था। दोनों पक्षों ने मानव लहर हमलों का सहारा लिया। हजारों सैनिकों को, जिनमें से कई मुश्किल से टीनेजर्स थे, मशीन गन की आग और बारूदी सुरंगों में धकेल दिया। ईरान में ये युवा बसीद स्वयंसेवक, जिनके पास अक्सर विश्वास और स्वर्ग की एक प्लास्टिक की चाबी के अलावा कुछ नहीं होता था, युद्ध की भयावह मानवीय कीमत का प्रतीक बन गए। उन्हें बताया गया कि शहादत उन्हें स्वर्ग में सीधा प्रवेश दिलाएगी। संघर्ष के सबसे महत्वपूर्ण और भयानक पहलुओं में से एक रासायनिक वेपन्सों का इराक द्वारा बड़े पैमाने पर इस्तेमाल था। सद्दाम हुसैन का शासन गतिरोध को तोड़ने और ईरानी मानव लहर हमलों को रोकने के लिए बेताब था। उन्होंने ईरानी सैनिकों और नागरिकों दोनों के खिलाफ सरसों गैस और सरीन और टैबुन जैसे तंत्रिका एजेंटों का इस्तेमाल किया। दुनिया ने खामोश आतंक में देखा जब सैनिकों और ग्रामीणों की भयानक जलन और घुटन वाले फेफड़ों की तस्वीरें सामने आईं। 1988 का हलबजा
रासायनिक हमला एक विशेष रूप से भयानक अध्याय है, जहां इराकी सेना ने अपनी कुर्द आबादी पर गैस हमला किया, एक ही दिन में हजारों नागरिकों को मार डाला। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन था, फिर भी वैश्विक प्रतिक्रिया शर्मनाक रूप से कमजोर थी। एक ऐसी चुप्पी जिसने सद्दाम को बढ़ावा दिया और क्षेत्र के सामूहिक विवेक पर एक गहरा निशान छोड़ दिया। युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ा गया था, यह फारस की खाड़ी के पानी में फैल गया, जिसे टैंकर युद्ध के नाम से जाना जाने लगा। ईरान और इराक दोनों ने एक दूसरे के ऑयल टैंकर्सों और ट्रेडी जहाजों पर हमला करना शुरू कर दिया, ताकि उनकी अर्थव्यवस्थाओं को पंगु बनाया जा सके, जो तेल निर्यात पर बहुत अधिक निर्भर थी। युद्ध के इस चरण में अंतर्राष्ट्रीय पावरियां शामिल थीं, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना भी शामिल थी, जिसने वैश्विक बाजार में तेल के प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए कुवैती ऑयल टैंकर्सों को एस्कॉर्ट करना शुरू किया। संघर्ष के इस अंतर्राष्ट्रीयकरण ने स्टेक्स को काफी बढ़ा दिया, जिससे डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशंस हुए, जैसे कि 1988 की घटना, जहां यूएसएस विंसेंस ने गलती से एक ईरानी नागरिक यात्री विमान को मार गिराया, जिसमें सवार सभी 290 लोग मारे गए। खाड़ी एक और फ्रंट लाइन बन गई, खदानों, मिसाइलों और भू राजनीतिक युद्धाभ्यास का एक खतरनाक अखाड़ा। 8 लंबे वर्षों तक बड़ी लड़ाइयां हुई, जिनमें से प्रत्येक ने विनाश का निशान छोड़ा। इराकी सेना की शुरुआती बढ़त को रोक दिया गया और ईरान ने बड़े पैमाने पर जवाबी हमले किए, इराकी सेना को सीमा पर वापस धकेल दिया और यहां तक कि इराकी क्षेत्र में भी घुस गए। खुर्रम शहर जैसे सिटीजों के लिए लड़ाई, जिसे इराक ने कब्जा कर लिया था, और बाद में ईरान ने एक खूनी लड़ाई में वापस ले लिया, ईरानियों के लिए राष्ट्रीय प्रतिरोध के पौराणिक प्रतीक बन गए। करबाला 5 जैसे अभियानों में पूरे युद्ध के सबसे तीव्र युद्धों में से एक देखा गया, जिसमें दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ। फिर भी जीवन के भारी नुकसान के बावजूद कोई भी पक्ष निर्णायक सैन्य सफलता हासिल नहीं कर सका। युद्ध एक गंभीर खूनी गतिरोध बन गया, एक मांस ग्राइंडर, जिसने 2 राष्ट्रों के युवाओं को बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य या अंत के खा लिया। ईरान इराक युद्ध कभी सिर्फ एक लोकल कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, यह एक जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड था, जहां ग्लोबल और रीजनल पावर्स ने अपनी चालें चली, अक्सर ईरान और इराक के लोगों के लिए डिस्ट्रक्शनकारी परिणामों के साथ। दुनिया की सुपर पावर्स, यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के कॉम्प्लेक्स और अक्सर विरोधाभासी इंटरेस्ट्स थे। यूनाइटेड स्टेट्स ईरान बंधक संकट से अभी भी उभर रहा था और खुमैनी के शासन को एक प्राइमरी दुश्मन के रूप में देख रहा था। उसने इराक की ओर अपना सपोर्ट झुका दिया। उसने सद्दाम हुसैन को इंटेलिजेंस, इकोनॉमिक एड और मिलिट्री टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की। उसे 2 बुराइयों में से कम बुराई और ईरान की क्रांति के फैलाव के खिलाफ एक गढ़ के रूप में देखा। सोवियत यूनियन आधिकारिक तौर पर न्यूट्रल होते हुए भी इराक को बड़ी मात्रा में हथियार सप्लाई करता था, क्योंकि यह लंबे समय से एक क्लाइंट स्टेट रहा था। खाड़ी के अधिकांश अरब देश, विशेष रूप से सऊदी अरब और कुवैत, ईरानियन क्रांति से डरे हुए थे। उन्होंने सद्दाम के इराक को ईरानियन विस्तारवाद के खिलाफ अपनी पहली रक्षा पंक्ति के रूप में देखा। उन्होंने इराक के युद्ध प्रयासों को फंड किया, जिसमें अरबों डॉलर के लोन और एड प्रोवाइड किए गए। यह फाइनेंशियल सपोर्ट 8 साल के कॉन्फ्लिक्ट के दौरान इराक की मिलिट्री मशीन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण था। इसने युद्ध को एक प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट में बदल दिया, एक अरब फारसी सुन्नी शिया संघर्ष जो खाड़ी के पेट्रो डॉलर द्वारा फंड किया गया और ग्लोबल सुपर पावर्स द्वारा वेपन्स बंद किया गया। दूसरी ओर ईरान बड़े पैमाने पर अलग थलग था। उसने गुप्त चैनलों के माध्यम से हथियार प्राप्त किए, अक्सर उत्तर कोरिया और चीन जैसे देशों से, और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ ईरान कॉन्ट्रा अफेयर जैसे गुप्त सौदों के माध्यम से। दोनों राष्ट्रों पर इकोनॉमिक टोल डिस्ट्रक्शनकारी था। युद्ध ने उनकी राष्ट्रीय संपत्ति को निगल लिया। कॉन्फ्लिक्ट से पहले ईरान और इराक दोनों बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं थीं, जो विशाल तेल भंडार से संचालित थीं। युद्ध ने इस प्रगति को तोड़ दिया। अरबों डॉलर विकास से विनाश की ओर डाइवर्ट किए गए। तेल रिफाइनरियों, बंदरगाहों और औद्योगिक संयंत्रों सहित महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को दोनों पक्षों द्वारा व्यवस्थित रूप से स्कारसा बनाया गया और नष्ट कर दिया गया। तेल उत्पादन, उनकी अर्थव्यवस्थाओं की जीवन रेखा कोलैप्स्ड। युद्ध के अंत तक दोनों देश भारी कर्ज,
बर्बाद सिटीजों और अर्थव्यवस्थाओं के साथ रह गए थे, जिन्हें ठीक होने में दशकों लगेंगे। समृद्धि का वादा पुनर्निर्माण और भारी विदेशी कर्ज की वास्तविकता से बदल दिया गया था, एक बोझ जो आने वाले वर्षों तक उनकी राजनीति को शेप। दक्षिण एशिया के लोगों के लिए, विशेष रूप से भारत के लिए, युद्ध के महत्वपूर्ण निहितार्थ थे। भारत ने एक नाजुक राजनयिक संतुलन बनाए रखा, आधिकारिक तौर पर तटस्थ रहा, जबकि कॉन्फ्लिक्ट से पहले दोनों राष्ट्रों के साथ अच्छे संबंध थे। युद्ध ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र को बाधित किया। बड़ी संख्या में इंडियाई प्रवासी ईरान और इराक दोनों में काम करते थे और उनकी सुरक्षा एक बड़ी चिंता बन गई। फारस की खाड़ी में संघर्ष भारत के लिए एक महत्वपूर्ण शिपिंग लेन ने आर्थिक अस्थिरता पैदा की और ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा के बारे में चिंताएं बढ़ाईं। युद्ध ने एक कठोर अनुस्मारक के रूप में काम किया कि मिडिल ईस्ट में क्षेत्रीय अस्थिरता का इंडियाई उपमहाद्वीप के राष्ट्रों की आर्थिक भलाई और सुरक्षा पर सीधा और दूरगामी परिणाम कैसे हो सकता है। 8 साल के लगातार खून खराबे के बाद, जिसमें 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और कोई साफ विनर नहीं था, यह जंग आखिर में 20 अगस्त 1988 को खत्म हुई। यूनाइटेड नेशंस ने एक सीजफायर करवाया, जिसे अयातुल्ला खुमैनी ने मशहूर तरीके से जहर का प्याला पीने जैसा बताया था। बॉर्डर लगभग वहीं रहे जहां वे 1980 में थे। सारी मौतें, सारा विनाश, सारा बलिदान कुछ भी हासिल नहीं कर पाया था। दोनों देश तबाह हो गए थे, उनकी अर्थव्यवस्थाएं बर्बाद हो गई थीं और उनके समाज गहरे सदमे में थे। सद्दाम हुसैन ने अपने पर्पसों को हासिल करने में नाकाम रहने के बावजूद जीत की घोषणा की, एक खोखला दावा जिसने कर्ज से पंगु देश और क्रूर जनता की हकीकत को छुपा दिया। ईरान ने अपनी क्रांति को सफलतापूर्वक बचाने के बावजूद एक तबाह देश के पुनर्निर्माण के भारी काम का सामना किया। युद्ध के परिणामों ने पूरे क्षेत्र पर एक लंबी और काली छाया डाली। इराक के लिए अपने पड़ोसियों, खासकर कुवैत को चुकाया गया भारी युद्ध ऋण एक नए संघर्ष का स्रोत बन गया। सद्दाम हुसैन का 1990 में कुवैत पर बाद का हमला आंशिक रूप से इस आर्थिक हताशा से प्रेरित होकर सीधे पहले खाड़ी युद्ध का कारण बना। ईरान इराक युद्ध ने इराकी समाज का सैन्यीकरण किया था और सद्दाम को बढ़ावा दिया था, जिससे दशकों तक आगे के संघर्ष, प्रतिबंधों और अस्थिरता का मंच तैयार हुआ, जो अंततः उसके पतन और उसके बाद के अराजकता का कारण बना। युद्ध ने क्षेत्र में अत्यधिक हिंसा और सामूहिक विनाश के वेपन्सों के इस्तेमाल को सामान्य कर दिया, जिससे डर और अविश्वास की विरासत बनी हुई है, जो आज भी बनी हुई है। इसने सुन्नी और शिया मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक विभाजन को गहरा कर दिया, एक दरार जो पूरे मिडिल ईस्ट में संघर्षों को बढ़ावा देती रहती है। ईरान के लिए युद्ध ने पादरी शासन की शक्ति को स्ट्रेंथन, राष्ट्रीय रक्षा का साझा अनुभव, जिसे ईरान में पवित्र रक्षा के नाम से जाना जाता है, इस्लामिक रिपब्लिक के लिए एक मूलभूत मिथक बन गया। इसने बाहरी दुनिया, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके अरब सहयोगियों के प्रति गहरी जड़ें जमाए हुए संदेह को बढ़ावा दिया, जिन्होंने इराक का समर्थन किया था। अलगाव और अवज्ञा की इस भावना ने तब से ईरान की विदेश नीति को आकार दिया है, जिससे भविष्य की आक्रामकता के खिलाफ एक निवारक के रूप में एक मजबूत सेना और विवादास्पद परमाणु कार्यक्रम के उसके पीछा में योगदान मिला है। युद्ध ने दिग्गजों की एक पीढ़ी का निर्माण किया, जिनमें से कई ईरान के राजनीतिक और सैन्य प्रतिष्ठान में पावरशाली व्यक्ति बन गए, जैसे रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, यह सुनिश्चित करते हुए कि युद्ध की विरासत देश की शक्ति संरचना में बनी रहे। आज 17 जून 2025 को ईरान इराक युद्ध कई लोगों के लिए इतिहास का एक दूर का अध्याय लग सकता है, लेकिन इसकी गूंज आज भी रिसाउंड लाउडली। यह भारत और दक्षिण एशिया के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण कहानी है, क्योंकि यह दर्शाता है कि क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं वैश्विक पावरियों द्वारा पोषित दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र को कैसे डिस्टेबलाइज हो। यह युद्ध की निरर्थकता का एक पावरशाली सबक है, एक दुखद महाकाव्य जहां कोई विजेता नहीं था, केवल हारने वाले थे। शहर फिर से बन गए हैं और तेल टैंकर एक बार फिर खाड़ी से होकर गुजरते हैं, लेकिन लोगों और मिडिल ईस्ट के राजनीतिक परिदृश्य पर निशान बने हुए हैं। इस युद्ध को समझना आज दुनिया को परेशान करने वाले कई संघर्षों की जड़ों को समझने के लिए आवश्यक है। यह एक गंभीर अनुस्मारक है कि कल के युद्ध, कल के दुखों के ड्रॉ मैप्स